Hello everyone, good morning. This is Rajesh Kumar Ravi and welcome to our Domain Academy. तो आज हम लोग भारतीय बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि भारत में बैंकों का इतिहास किस प्रकार रहा। तो आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहला बैंक बोलता है भारत का पहला बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि भारत में पहले 1770 में क्या था, मतलब भारत गुलाम था ना, तो उस समय जब बाहर विदेशी जो यूरोपियन थे वो यूरोपियन भारत में व्यापार करने आए थे तो उन लोगों को कुछ समस्या हो रहा होगा, तो जिसके कारण 1770 ईस्वी में सबसे पहले 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलता है 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का पहला बैंक स्थापित किया गया था भारत में। ये था पूर्ण रूप से यूरोपियन के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपियन के द्वारा, किन लोग के द्वारा था, तो यूरोपियन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला बैंक कह सकते हैं कि जो 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से था। यह बैंक यूरोपियन के द्वारा स्थापित किया गया था। क्योंकि भारत में यूरोपियन पहले क्या करने आए थे, यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो ये उसी समय का है। इसको हम लोग 17वीं शताब्दी बोल सकते हैं ना, कि 17वीं शताब्दी में इस बैंक का स्थापना किया गया था। दूसरा जन देखते हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुआ है, जिसका फ्रेंच भाषा में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेंच भाषा में इसको बैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक्स कहते हैं। जिसका बदला हुआ रूप क्या होता है, जिसका बदला हुआ रूप है क्या, बैंक्स, जिसको कहते हैं बदला हुआ रूप हम लोग बैंक कहते हैं। इसको बैंक को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकोष भी कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। तो अर्थ हम लोग कह सकते हैं क्या इस प्रकार कि जो ये बैंक शब्द का उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंकों से लिया हुआ है, जो फ्रेंच भाषा में इसको बदला गया हुआ है, फ्रेंच भाषा में इसको बैंक्स कहते हैं, जिसका बदला हुआ रूप क्या हमारा बैंक, है ना। तो बैंक हम लोग क्या कहते हैं, अधिकोष। बैंकों का स्थापना क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो यूरोपियन लोग आया था तो उन लोग को व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था, पैसा का वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तो जिसके कारण से उन लोगों के द्वारा ही बैंक को स्थापित किया गया। बैंक अभी हमारे समय में क्या होता है, हमारे कामों को ईजी करता है, हम आसानी से बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, बैंक में पैसा को जमा करते हैं, तो जिसके कारण से व्यापार करना आसान पड़ गया था इन लोग यूरोपियन के कारण, जिसके कारण से इसको बैंक को स्थापित किया गया था। अब देखते हैं यूरोपियन द्वारा बैंकों का स्थापना किस प्रकार हुआ था, है ना। तो सबसे पहले जब ये यूरोपियन भारत में आए थे तो भारत में व्यापार करने के लिए वो लोग 3 जगह पे जाते थे। सबसे पहले कहाँ पे रहता था, कोलकाता, उसके बाद था मुंबई और एक था मद्रास, है ना, जिसको अब लोग देखते हैं। भी कहता है कोलकाता, मतलब व्यापारी लोग अधिकतर लोग मतलब इन्हीं तीनों स्थान में रहते थे। सबसे पहले कहाँ था, कोलकाता। तो कोलकाता में एक बैंक का स्थापना किया गया था, जिसको कहते हैं बैंक ऑफ कोलकाता, जिसका स्थापना किया गया था 1806 ईस्वी में। इसको हम लोग बैंक ऑफ बंगाल के भी नाम से जानते हैं ना, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थापना 1806 में हुआ था। एक था ये बैंक ऑफ बॉम्बे, हम लोग जिसको भी मुंबई कहते हैं ना, तो बैंक ऑफ बॉम्बे क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसका स्थापना 1840 ईस्वी में किया गया था। और एक था बैंक ऑफ मद्रास, जिसका स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1843 में किया गया था, है ना। तो ये लोग हम लोग अभी मद्रास को चेन्नई कहते हैं। पहला बैंक क्या था कि यूरोपियन की तरफ से स्थापना किया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं, 1840 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, जिसको भी वर्तमान समय में हम लोग चेन्नई कहते हैं ना, इसका स्थापना 1843 में किया गया था। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद, मतलब इन तीनों बैंकों को मिलाकर ये 1921 में इम्पीरियल बैंक का नाम स्थापना किया गया। इम्पीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। कब, तो 1921 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इम्पीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में। तो किन 3 बैंकों को मिलाया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक को बनाया गया था, है ना।
1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। उसके बाद इसी बैंक को क्या किया गया कि मतलब सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा सर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रख दिया SBI, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया, और राष्ट्रीय मतलब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम रख दिया क्या, SBI, नाम बदलकर इसका SBI कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और नाम रख दिया गया SBI, क्योंकि ये बैंक पूर्ण रूप से किसका स्वामित्व चला गया था, तो केंद्र सरकार ने इसका पूर्ण रूप से स्वामित्व ले लिया था। तो हम लोग अभी तक देखें कि भारत में पहला बैंक 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपियन के द्वारा जो स्थापित किया गया था। बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो इटालियन भाषा के बैंकों से लिया गया है, जो फ्रेंच में बैंक्स कहते हैं, जिसका बदला हुआ रूप क्या है, बैंक्स। यूरोपियन बैंकों के मतलब यूरोपियन द्वारा बैंकों का स्थापना, सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना, जिसको हम लोग बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं ना, इसका स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ बम्बे का स्थापना 1840 में हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1843 में हुआ था। इन तीनों को बैंक को मर्ज करके बनाया गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया और इंपीरियल बैंक को ही 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया था SBI। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बैंकों का इतिहास किस प्रकार रहा। उसके बाद देखते हैं यहाँ तीन इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 1881 में इसको याद रखना कि 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया था, जिसका भारतीयों द्वारा प्रबंधन होता था ना, किसके द्वारा होता था प्रबंधन, भारतीयों के द्वारा होता था। इसका स्थापना करने का रीज़न ये था कि जो पुराने यूरोपियन बैंक था उसके कारण मतलब इन बैंकों के द्वारा यूरोपियन द्वारा भारतीयों पर प्रति मतलब क्या बोलते शोषित किया जाता था ना, कि अधिक चार्ज लिया जाता था। कोई जैसे ऋण लिया तो अधिक शोषण किया जाता था, ऋण एक्स्ट्रा लेता था, समय से पहले पैसा मांगा जाता था, मतलब शोषण किया जाता था बहुत सारा। तो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना मतलब भारतीयों द्वारा प्रबंधन होता था, जिसको स्थापना किया गया था। फिर आया 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीयों द्वारा होता था तथा प्रबंधन भी भारतीयों के द्वारा होता था, मतलब देख रेख भी प्रबंधन मतलब भारत के भारतीयों लोगों के द्वारा होता था तथा इसका स्वामित्व जो था वो प्रबंधन के हाथों में था। इसका स्थापना किया था पोच खानवाला समिति के द्वारा, है ना, पोच खानवाला था एक व्यक्ति जिसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1911 में। फिर आया 1955 में पंजाब नेशनल बैंक आया था ना, जिसका स्वामित्व किसके द्वारा था, तो भारतीयों के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता था, ये पंजाब नेशनल बैंक का। तो इन तीनों को हम लोग को भी याद रखना है कि 1881 में किसका स्थापना हुआ था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना हुआ था। 1955 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 1955 में पंजाब नेशनल बैंक को स्थापना किया गया था। ये जो बैंक तीनों थे ये भारतीयों के द्वारा मतलब संचालित किया जाता था, ताकि भारत के लोगों को मतलब जो निवासी थे उन लोगों को किसी प्रकार से बैंक में ऋण लेने देने की समस्या उत्पन्न ना हो, शोषण को कम किया गया, है ना। आगे देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया गया, इसका डेट याद रखना है। 19 वो पुराना वाला पेन ख़त्म हो गया था ना, पेन चेंज कर रहे थे। देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था ना। क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमाए पूंजी कितना था, लगभग 50 करोड़ रुपए का था, है ना। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये डेट याद रखना है, 19 जुलाई 1969 को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था पिछला बार पीजीटी में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का किया गया था। ये कितना, इसकी जमा पूंजी कितना था, तो 50 करोड़ रुपया जमा पूंजी था, जिसमें इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें बैंक थे, कौन कौन से बैंक थे, तो इसमें 14 लगभग बैंक। इसमें बैंक का नाम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बैंक में पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूरोपियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक और लास्ट में था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 14 बैंकों को क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, है ना। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि इन बैंकों पर मतलब निजीकरण हाथों में था, मतलब जो इन बैंकों का था स्वामित्व था वो निजी के हाथ
हाथ में था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके मतलब जो था अपने अंदर में ले लिया और जिसका नियंत्रण और स्वामित्व खुद से करने लगा। ऐसा करने का रीजन था क्या कि बैंक उसमें अत्यधिक बैंक आ गए थे ना, तो बैंकों में विभिन्न प्रकार के शोषण वगैरह होने लगे थे, जिसके कारण बैंकों को मतलब बैंकों को केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया और वो अपने अनुसार उसको रेगुलेट किया था। आगे बताएंगे कि इसका रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई का स्थापना हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पुनः फिर क्या हुआ था, पुनः 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमाई पूंजी लगभग 200 करोड़ की थी। कितना का? लगभग 200 करोड़ का। अगर बात किया जाए तो फर्स्ट टाइम कितना, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमाई पूंजी 50 करोड़ थी। और पुनः सेकेंड टाइम 15 अप्रैल 1980 को, कब? 15 अप्रैल 1980 को, डेट याद रखना है, 15 अप्रैल 1980 को। और फर्स्ट में था 19 जुलाई 1969 को। इसमें 14 बैंक थे जिनकी जमाई पूंजी 50 करोड़ थी। सेकेंड टाइम जब हुआ था तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमाई पूंजी कितना था, तो 200 करोड़ रुपए का था, है ना। इसमें 6 बैंकों में था, आंध्रा बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, कॉर्पोरेशन बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, विजया बैंक था और ओरिएंटल बैंक था। तो इन 6 बैंक को मर्ज कहते हैं कि 15 अप्रैल को इन लोगों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, 6 बैंकों का, है ना। तो ये हिस्ट्री यहाँ पे याद रखना है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का किया गया था और कौन कौन से बैंक शामिल थे, है ना। सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम का था, ये हमारा सेकेंड टाइम का था। आगे देखते हैं बैंकिंग प्रणाली का चरण, मतलब भारत में बैंकिंग प्रणाली का चरण किस प्रकार रहा। तो पहला था क्या, स्वतंत्रता से पहले का चरण, स्वतंत्रता से पहले का चरण। तो स्वतंत्रता से पहले हम लोग कह सकते हैं कि 1947 से पहले का चरण था बैंकों का, फर्स्ट था। सेकेंड में आया था द्वितीय चरण, सेकेंड में कह सकते हैं क्या, द्वितीय चरण कब आया था, तो ये आया था 1947 से 1991 तक रहा था, है ना। और थर्ड वाला चरण था, तो तृतीय चरण में था, तृतीय चरण 1991 से अब तक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में जो बैंकों का चलन है वो 3 चरण में है ना। पहला चरण 1947 से पहले, मतलब आज़ादी से पहले का था। द्वितीय चरण 1947 से 1991 तक रहा और तृतीय चरण 1991 से अभी तक तृतीय चरण में शामिल हमारा बैंकों का। तो ये हमारा क्या है, बैंकों का चरण किस प्रकार है था। चलिए अब देखते हैं कि प्रमुख समितियां बैंकिंग से संबंधित, मतलब बैंकों के सुधार में अपने अपने किस प्रकार के समितियां बनी था, उन समितियों को डेट देखते हैं कि किस किस प्रकार के था। तो सबसे पहले नरसिम्हन समिति आया था ना। नरसिम्हन समिति 2 बार आया था। सबसे पहले आया था 1991 में नरसिम्हन समिति आया था, है ना। जो नरसिम्हन समिति का मुख्य श्रेय था कि बैंकों में जो प्रणाली थी, बैंकों को सुधारना, मतलब बैंकों में जो कुछ प्रणालियाँ थी कि जो सही से नहीं चलता था, समस्या हो रही थी, तो उन समस्याओं को सुधारने के लिए सबसे पहले नरसिम्हन समिति ने 1991 में समिति बना था, जिसको हम लोग कहते हैं नरसिम्हन समिति। और इसी टाइम क्या हुआ था ना, एलपीजी हुआ था, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसी समय इस समिति का निर्माण किया गया था, फर्स्ट टाइम 1991। और दूसरा इसका बना था 1998 में। इसका बनाने का मुख्य श्रेय था क्या कि जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब था ना। बैंकों में व्यवस्था जो खराब था, तो उन बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए नरसिम्हन समिति 2 बनाया गया था, जिसमें बैंकों का सुधारने के लिए कुछ समिति, मतलब जो नियम था उसको बनाया गया था, जिसमें लोन क्या रखना है, बैंकों को रेगुलेट कैसे करना है, बैंकों को संचालित किस प्रकार किया जाएगा। तो सभी प्रकार का निर्णय 1998 में नरसिम्हन समिति 2 ने प्रस्तुत किया था। आगे दूसरा हमारा है टंडन समिति आया था हमारा 1974 में, टंडन समिति 1974 में। और चौरे समिति जो आया था वो 1979 में आया था। इसका डेट याद रखना सिर्फ, है ना। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी कॉपी में फेयर करते जाना अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो कॉपी में बना लेना है फॉर्मेट को, और फॉर्मेट के आधार पे बैंक को लिखते जाना नाम। जितना भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है सबको कॉपी में फेयर करते जाइएगा, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। आगे देखते हैं विमल समिति। जो विमल समिति था ये आया था हमारा
2013 में विमल समिति की स्थापना किया गया था। उसके बाद है क्या, नचिकेतन मोर समिति, इसको 2016 में स्थापित किया गया था। नचिकेतन समिति को कब लाया था, 2016 में। उसके बाद है चक्रवर्ती समिति को लाया गया था 1985 में ही। उसके बाद है गोईपोरिया समिति, तो गोईपोरिया समिति का स्थापना किया गया था, ये ग्राहक सेवाओं के लिए था ना। गोईपोरिया समिति जो था वो ग्राहक को सुविधा प्रदान करना है, ग्राहक को किस प्रकार किया जाता था उसके लिए समिति बनाया गया था। इसका डेट कंफर्म याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि गोईपोरिया समिति का कब स्थापना हुआ था ना। नेक्स्ट हमारा वर्मा समिति, तो वर्मा समिति को 1998 में बनाया गया था। 1998 में वर्मा समिति को लाया गया था। दामोदरन समिति कब आया था, तो दामोदरन समिति 2011 में आया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग के संबंधित जो प्रमुख समितियाँ थी उन समितियों का तिथि याद रखना है। यहाँ से कोई भी तिथि वगैरह एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए एक बार देखते हैं, नरसिम्हन समिति फर्स्ट टाइम 1991 में आया था, दूसरा इसका 1998 में आया था। टंडन समिति 1974 में आया था। चौरे समिति 1979 में आया था ना। और विमल समिति 2013 में आया। नचिकेतन समिति 2016 में लाया गया था। चक्रवर्ती समिति 1985 में लाया गया था। गोईपोरिया समिति आप लोग देख लीजिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, भूल रहे थोड़ा सा है इसका। फिर है नेक्स्ट है वर्मा समिति, तो वर्मा समिति को 1998 में लाया गया था। दामोदरन समिति 2011 में लाया गया था। तो इस प्रकार हम लोग बैंकों का जो समितियाँ प्रमुख समितियाँ थी उसको देखे है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही कहते हैं क्या, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1975 को किया गया था। 1 जुलाई 1975 को किया गया था। किसके द्वारा, तो जो स्वर्गीय तत्कालीन हम लोग बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ना, उसके द्वारा रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1975 को। इसका जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर किया गया था, है ना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर इसका किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी थी ना। इसका स्थापना करने का मुख्य श्रेय था कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या था ना कि लोन वगैरह से संबंधित लोगों को खाने पीने जो कृषि वगैरह होता था उससे बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो जिसके कारण उन समस्याओं को देखते हुए 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापना किया गया था, है ना। इसका शुरुआत जो था वो 20 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 5 क्षेत्रीय बैंकों के साथ, मतलब इसका स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन इसको स्थापित ये कार्य कब स्टार्ट किया था, तो 20 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट किया गया था। इसमें 5 क्षेत्रीय बैंक थे, है ना। कितने, 5 क्षेत्रीय बैंक, जिसको स्थापना किया गया था कहाँ पे, तो मुरादाबाद गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में, मालवा पश्चिम बंगाल में, और सिवानी हरियाणा में, और जयपुर राजस्थान में। इसको 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना किया गया था। मतलब 1975 में जब इस बैंक का स्थापना किया गया था तो मुख्यतः भारत में 5 ही क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे था, तो एक बार बताते हैं। और मुरादाबाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा था मालवा पश्चिम बंगाल में, और सिवानी में था, और एक हरियाणा, और एक लास्ट था जयपुर राजस्थान के बीच में था, है ना। 3 बैंकों को क्षेत्रीय बैंकों में स्थापित किया गया था। अब आता है ये कहाँ पर थे, तो ये पांचों लोग देख लिए कहाँ पर था। आगे है इसका वर्तमान में आरआरबी की संख्या, आरबीआई की वर्तमान समय में आरआरबी की संख्या कितना है ना, उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में देखें, मतलब 1 अप्रैल 2020 के आधार पे, तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 43 आरआरबी, इसको आरबीआई नहीं बोल देना है ना, आरबीआई अलग होता है, उसको आगे पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, है ना। इसको बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो 1 अप्रैल 2020 के आधार पे देखें तो टोटल भारत में लगभग अभी वर्तमान समय में कितना है, तो 43 आरआरबी की संख्या है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है, तो 43 है, जिसमें अभी तक भारत में एक भी ऐसा राज्य, मतलब क्वेश्चन अगर पूछे कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी ग्रामीण क्षेत्र बैंक नहीं है, तो उसमें याद रखना है गोवा, सिक्किम, और एक गोवा सिक्किम, है ना। गोवा सिक्किम में अभी तक एक भी आरआरबी बैंकों की संख्या नहीं है ना। बाकी सब राज्य में लगभग एक आरआरबी बैंकों की संख्या होगी, लेकिन गोवा और सिक्किम में अभी तक एक भी बैंक संख्या नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों की संख्या है, तो उसमें याद रखना है उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश, इसी में फिर हमारा बिहार, और एक हमारा है मध्य प्रदेश, क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी शॉर्ट में, मध्य प्रदेश, है ना। यूपी याद रखना है, बिहार याद रखना है, मध्य प्रदेश, इसमें जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों की संख्या सबसे अधिक मात्रा में है ना।
अब देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होता है उसमें शेयर पूंजी किस प्रकार लगता है, उसका स्थापना कैसे किया गया है। यहाँ पिछला बार 2017 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कौन कौन से बैंकों का मतलब किस प्रकार उसमें शेयर पूंजी लगाया जाता है ना। तो सबसे पहले याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक आता है स्पॉन्सर जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी लिखते हैं शॉर्ट में लिखे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक। तीनों की पूंजी लगती है किसमें, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूंजी लगता है वो 50% होता है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसमें सबसे ज़्यादा पूंजी किसका लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का 15% लगता है, मतलब कि जिस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापना किया जा रहा है तो उस स्टेट मतलब वहाँ का जो राज्य सरकार होगा वो उस बैंक को देगा 15%, और स्पॉन्सर बजट बैंक मतलब उस बैंक को जो लीड करता होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है उसको जो लीड करता होगा वो बैंक लगाएगा 35%, है ना। तो इसका रेशियो कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लगाएगा 50%, स्टेट गवर्नमेंट कितना लगाएगा 15%, और स्पॉन्सर बैंक लगाएगा 35%। तो याद रखना है कि इसमें 3 बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 3 लोगों के द्वारा मतलब 3 तरह से इसको मतलब पूंजी लगाया जाता है, इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो पहला हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और क्या है, स्पॉन्सर बैंक। इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पूंजी किन किन बैंकों का किस प्रकार रहता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कितना कितना प्रतिशत रहता है ना, तो याद रहेगा। अब आते हैं कि आरआरबी जो होता है इसका संबंध किससे है, आरआरबी जो है इसका संबंध किस बैंक है, इसको कौन लीड करता है, तो उसके बारे में देखते हैं फर्स्ट, है ना। इसका आरआरबी का जो कंट्रोलिंग करता है, जिसका देखरेख करता है वो करता है नाबार्ड। कौन करता है, नाबार्ड बैंक करता है ना। ये नाबार्ड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो 35% लगता है वो नाबार्ड के द्वारा इसमें लगाया जाता है। इसमें स्पॉन्सर बैंक कौन भी हो सकता है, जो उसको लीड करेगा, रूरल बैंक को जो लीड करेगा उसके द्वारा उसमें 35% का लिया जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो रूरल बैंक होता है उसका स्थापना मतलब उसको जो स्थापित कर रहा है, जिस एरिया में स्थापित करना है उसमें क्या क्या लगेगा, मतलब किस प्रकार का खर्चे वगैरह होंगे, वो सारा क्या करता है, नाबार्ड के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है ना। आरआरबी का संबंध किससे होता है, तो नाबार्ड से होता है ना। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था, तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना किया गया है। डेट याद रखना है कि नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 को। इसका अगर पूरा नाम बोला जाए तो नाबार्ड का क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 का। ये स्पेशल ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो भी लोग थे उन लोगों के लिए इस बैंकों को अधिक सहायता करता है ना। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1900 स्थापित था। इसको बोल सकते हैं कि यह कृषि व ग्रामीण बैंक के लिए काम करता है। कौन, नाबार्ड। यह शिवरमन समिति के सिफारिशों के आधार पर लाया गया था। इसको किसको लाया गया था, तो जो शिवरमन समिति था ना, शिवरमन समिति, उसके द्वारा इसको लाया गया था। शिवरमन समिति के आधार पर इसको लाया गया था। संसद में इसको विधेयक में पास किया गया था शिवरमन समिति के द्वारा कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कुछ ऐसे प्रकार का बैंक लाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास करे। तो शिवरमन समिति ने इसको संसद के अधिनियम में 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। 1982 में इसको संसद में रखा, जिसको इसको पास कर दिया गया और नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो नाबार्ड किसका देखरेख करता है, तो नाबार्ड कृषि से संबंधित व ग्रामीण से संबंधित विकास बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखरेख करता है ना। याद रखना है क्या, आरआरबी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। इसका स्थापना 1 जुलाई 1975 को किया गया था, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसको किया गया था। लेकिन ये 20 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय बैंकों के साथ इसमें कार्य प्रारंभ किया था, है ना। इसका स्थापना किसके अनुयायी में किया गया था, तो शिवरमन समिति के अनुयायी में किया गया था। कब, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज बैंक का इतिहास देखा कि भारत में बैंकिंग प्रणाली क्या था, भारत में बैंकों का किस प्रकार था। आगे इसमें पढ़ेंगे कि मतलब इन सभी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीआई, है ना। तो आरबीआई के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई किस प्रकार सभी बैंकों को लीड करता है। चलिए एक बार इसको हम लोग जो आज पढ़े उसको फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ को पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो सबसे पहला बैंक था
ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो यूरोपियन के द्वारा स्थापना किया गया था 1770 ईस्वी में। कौन सा बैंक के नाम से, तो द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद बैंक शब्द की उत्पत्ति देखें कि बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंको शब्द, जिसको फ्रेंच में हम लोग बैंक से कहते हैं, जिसका बदला हुआ रूप क्या है, बैंक से, है ना। आगे था कि यूरोपियन बैंकों की स्थापना, तो यूरोपियन द्वारा बैंकों की स्थापना किस प्रकार किया गया था कि भारत में जब यूरोपियन आए थे तो बैंकों का इतिहास क्या रहा था। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, जो इसका स्थापना 1806 में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको 1840 में स्थापना किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, जिसका स्थापना 1843 में किया गया था। फिर पुनः क्या हुआ था कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक को स्थापना किया गया था। कब, तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था, है ना। उसके बाद पुनः 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इंपीरियल बैंक, और इसका नाम बदलकर कर दिया गया था SBI। अगर इस सब का डेट पूछे तो याद रखना है कि इसका था मतलब बैंक ऑफ बॉम्बे का 2 जून 1806 ईस्वी को, और उसके बाद बैंक ऑफ जो बॉम्बे था वो था 18 अप्रैल 1840 को। उसके बाद था इसमें ये कि 21 जुलाई 1943 को मद्रास था, और इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदल दिया गया, SBI कर दिया गया। उसके बाद देखे थे 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक आया था। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया था, जिसका भारतीयों के द्वारा प्रबंधन था तथा स्वामित्व भी भारतीयों के पास था, है ना। 1955 में फिर पुनः लाया गया था पंजाब नेशनल बैंक, जिसका प्रबंधन भारतीयों के द्वारा था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में हम लोग देखे थे कि 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमाई पूंजी लगभग 50 करोड़ थी। उसके बाद पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमाई पूंजी 200 करोड़ की थी। हम लोग बैंकों के चरण में देखे थे, तो स्वतंत्रता से पहले का चरण 1947 से पहले का चरण था, पहला चरण। द्वितीय चरण आया था 1947 से लेकर 1991 तक रहा था, और तृतीय चरण कब तक था, तो तृतीय चरण था 1991 से अभी वर्तमान समय तक तृतीय चरण हमारे मतलब बैंकिंग सिस्टम में लागू है। फिर हम लोगों ने देखा था प्रमुख समितियां जो बैंकिंग से संबंधित थी। पहला नरसिम्हन समिति 1991 में लाया गया था, दूसरा था 1998 में। उसके बाद टंडन समिति को 1974 में लाया गया था। उसके बाद था चौरे समिति 1979 में, जिसको 1979 कहते हैं ना। उसके बाद था विमल जन समिति 2013 में लाया गया था। उसके बाद नचिकेतन मोर समिति को 2016 में लाया गया था। चक्रवर्ती समिति 1985 में आया। गोपरिया समिति आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार ठीक से। वर्मा समिति आया था 1998 में। दामोदरन समिति 2011 में लाया गया था। फिर हम लोगों ने देखा क्या, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, आरआरबी के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1975 को किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। किस कार्यक्रम के द्वारा, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कब, तो इसको स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1975 को, लेकिन ये 20 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रों में ये इन्होंने काम को करना स्थापना किया था। कौन कौन सा था, मुरादाबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मालवा पश्चिम बंगाल, सिवानी और हरियाणा, और जयपुर का राजस्थान में था, है ना। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूंजी किस प्रकार लगता था, तो केंद्रीय सरकार का 50% लगता है, स्टेट मतलब राज्य सरकार का 15%, और स्पॉन्सर बैंक जो उस बैंक को लीड करता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक को लीड करता है उसका 35% लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें मतलब साझेदारी किसका होता है, तो सेंट्रल बैंक का होता है, राज्य सरकार का होता है, और स्पॉन्सर बैंक का होता है। 50% और 15% और 35% के आधार पे लगाता है इसमें। फिर देखते हैं कि आरबीआई का संबंध किससे था, तो आरबीआई का संबंध नाबार्ड से है ना। नाबार्ड ही इसको लीड करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। तो इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। तो इसको स्थापना करने में किसने अपना सुझाव दिया था, तो शिरोमन समिति थे। तो शिरोमन समिति ने अपना संसद में इन्होंने क्या किया था, अपनी बात को रखा था, जिसमें कारण उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मतलब भारत में कुछ ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसको पीछे था। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों को आगे विकसित करने के लिए शिरोमन समिति ने अपनी संसद में एक बात को रखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी कुछ ऐसे बैंकों का विकास किया जाए ताकि वहाँ का क्षेत्र का विकास हो सके। तो उन्होंने 12 जुलाई 1982 को रखा था, जिसमें नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड क्या करता है कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक है उसको लीड करता है, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने बैंक का इतिहास को देखा। आप लोग आई होप कि यहाँ तक का क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। जय हिंद।